हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हैं 40 प्रश्न की एक और सीरीज़ लेके। ये आपके भूगोल के 40 प्रश्न होंगे। ये सभी क्वेश्चन बीपीएससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरा देखिएगा। हम बिना किसी फिजूल खर्ची के और बिना किसी इधर उधर की बात किए हुए सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि कपास की पैदावार में कौन सी मिट्टी अच्छी होती है। तो हमारा पहला ऑप्शन है काली मिट्टी और दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, रेतीली या बलुई मिट्टी, उपयुक्त में से एक से अधिक, और हमारा जो आखिरी ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा, आप सभी लोग जानते होंगे कि जो कपास के उत्पादन के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी मानी जाती है वो हमारी होती है काली मिट्टी। इसीलिए हम काली मिट्टी को क्या कहते हैं, काली मिट्टी को हम काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ये जो होती है मिट्टी वो स्वतः जुताई वाली होती है। इसमें जुताई की आवश्यकता बहुत कम होती है और ये मिट्टी जो होती है नमी काफ़ी टाइम तक होल्ड करके रखती है। इसीलिए इसमें कपास की जो फसल होती है वो बहुत अच्छी होती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली सीरीज में क्वेश्चन पहले से ही किए हुए थे कि जब वैश्विक तापन बढ़ेगा तो मैंग्रोव वनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि ये अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे और कार्बन सिंक के रूप में इनकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो इसलिए हमारा जो सही विकल्प इसमें से होगा वो होगा डी। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। हमारा सही विकल्प होगा विकल्प डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो कांडला और हल्दिया, दूसरा ऑप्शन है पारादीप और हल्दिया, तीसरा ऑप्शन है पारादीप और कांडला, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, और आखिरी वाला ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पारादीप और हल्दिया। जो पारादीप और हल्दिया हमारा बंदरगाह है वो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जबकि पारादीप जो है हमारा जो पारादीप बंदरगाह है वो हमारा उड़ीसा में है, और जो हमारा हल्दिया बंदरगाह है वो हमारा पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीयकरण का आधार क्या है। भारतीय योजना आयोग के द्वारा जो है वो प्रस्तावित कृषि जलवायु का क्षेत्रीयकरण आधार क्या है। तो भारतीय जलवायु के लिए कृषि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो होता है वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र। हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र। भारतीय योजना आयोग ने कृषि जलवायु का क्षेत्रीयकरण इसी के आधार पे किया हुआ है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 5 जून, दूसरा है 5 दिसंबर, या 16 सितंबर, या इनमें से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो विकल्प हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है वो हमारा 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा कि हमारा जो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है वो हमारा 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि NFSM का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आप देखिए, न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सप्लाई मिशन, या नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो इसमें सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा विकल्प है ऑप्शन सी, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। हमारा है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2007 में हुई थी। तो आप लोग याद रखिएगा कि इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय ले लेती है। मतलब इसमें से आपको ऐसी फसल बतानी है
जो पूरा 1 साल तक खड़ी रहती है आपके खेत में या विकसित होने में 1 साल ले लेती है। तो इनमें से आपके ऑप्शन है जौ, कपास, पटसन, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से जो भी फसल है वो जो है वो लगभग 5-6 महीने में ही तैयार हो जाती है, और जो एक ऐसी फसल है जो 3-4 महीने में ही, मतलब गेहूं के समय में ही तैयार हो जाती है। तो हम अगर हमारा ऑप्शन गन्ना होता तो गन्ना हम टिक करते, लेकिन यहाँ पे गन्ना नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ जाएंगे और हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सोमेश्वर पहाड़ी से निकलने वाली बिहार की नदी का नाम क्या है। मतलब ये नदी बिहार में बहती है और सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, तो इसका नाम क्या है? बूढ़ी गंडक, कोसी या कमला? तो हमारा जो ऑप्शन है वो है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि तो हमारा अगला सवाल है कि जो बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना है वो किसकी इकाई है? ओएनजीसी की या भारतीय तेल निगम की या हिंदुस्तान पेट्रोलियम की? उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है भारतीय तेल निगम। बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना भारतीय तेल निगम की इकाई है, जो कि रूस के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, हमारा जो बरौनी रिफाइनरी है वो रूस के सहयोग से बनाई गई थी। हमारा अगला सवाल है कि भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा बिहार, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में है, और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश में है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से लगती है? भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा जो सही विकल्प है वो हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से ऐसा कोई राज्य नहीं है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता हो। नेपाल से भारत के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्य नेपाल से लगते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है वो नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। और वैसे भी भारत की जो बाउंड्री है वो टोटल 7 देशों से लगती है: बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जिनमें से बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री है और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा है भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है वो हमारा है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कपास की पैदावार। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पढ़ा है कि किसमें सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कपास: काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, रेतीली बलुई मिट्टी में। तो इसका बहुत ही आसान सा जवाब है काली मिट्टी में। हमारा अगला सवाल है कि भारत के निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी जो विद्युत परियोजना है वो कहाँ पे स्थित है? भारत के निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये है मुंद्रा कच्छ में। ये कहाँ पे स्थित है? मुंद्रा कच्छ में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप सभी को पता होगा कि हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है। तो जो हमारा ये हीराकुंड बांध है जो महानदी पर बनाया गया है, ये विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व, या 180 डिग्री देशांतर पूर्व से पश्चिम, या भूमध्य रेखा उत्तर से दक्षिण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन है 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूर्व। आप सभी को पता होगा कि 1 डिग्री
देशांतर को पार करने में जो हमारी पृथ्वी है वो 4 मिनट लेती है, और 180 डिग्री देशांतर को ही हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि चारागाह को पंपास कहाँ कहा जाता है। ये मतलब चारागाह को पंपास कहाँ कहा जाता है, तो आपके ऑप्शन है अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, ब्रिटेन में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो है दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। और अर्जेंटीना में भी घास भूमि को पंपास ही कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 49वीं जो पैरेलल लाइन है वो किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है। तो आपके ऑप्शंस हैं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, यूएसए और कनाडा, उत्तर और दक्षिण वियतनाम, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन बी, यूएसए और कनाडा। हमारा अगला सवाल है भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब शुरू किया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब शुरू किया। तो हमारा ऑप्शन है 1956 में, 66 में, 86 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है 1986 में। 1986 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरू किया था। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 40 लीटर प्रति परिवार प्रतिदिन सुरक्षित पेयजल मुहैया करवाना सरकार का लक्ष्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बिहार राज्य में कितने प्रमंडल में 4 जिले से अधिक जिले शामिल हैं। तो हमारा ऑप्शन है 1 प्रमंडल, 2 प्रमंडल, 4 प्रमंडल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार राज्य में ऐसे 4 प्रमंडल हैं जिनमें 4 जिले से अधिक जिले हैं, जो हैं पटना प्रमंडल। पटना में नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर। दूसरा हमारा है मुंगेर प्रमंडल जिसमें लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। और मगध प्रमंडल में गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद। और एक है तिरहुत प्रमंडल जिसमें मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, शिवहर व पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और वैशाली शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध या हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको ये क्वेश्चन करवाया है कि हीराकुंड किस नदी पर स्थित है, महानदी पर। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा है गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत कौन से हैं। भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और यमुना, और सी ऑप्शन है भागीरथी और सरस्वती, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम जहाँ पे होता है वहीं से हम गंगा को जानते हैं, वहीं से हम नदी को गंगा का नाम दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 महासागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सकरी पट्टी को क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शन है खाड़ी, जलडमरू मध्य, प्रायद्वीप, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा जलडमरू मध्य। अब ये जलडमरू मध्य होता क्या है दोस्तों कि मान लीजिए कोई इस तरह से 2 छोटे द्वीप हैं और इनके बीच में जो ये छोटा सा पतली पट्टी है, चाहे वो पानी की हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जलडमरू मध्य। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है। वर्नियर पैमाना, रिक्टर पैमाना, बोफोर्ट पैमाना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो है रिक्टर पैमाना, क्योंकि रिक्टर स्केल पे ही हम भूकंप की तीव्रता नापते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो जिम कॉर्बेट अभयारण्य के लिए ऑप्शन है उत्तरांचल को ही हम लोग उत्तराखंड भी कहते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य स्थित है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे भारत में 1986 में स्थापित किया गया था वो कहाँ है? पहला नंदा देवी, दूसरा ऑप्शन आपका है नीलगिरी, तीसरा है नोकरेक और ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, और आखिरी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो हमारा नीलगिरी है, इसीलिए नीलगिरी सही ऑप्शन हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? माउंट एवरेस्ट, गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है भारत का गार्डविन ऑस्टिन K2। इसकी ऊंचाई जो है वो है 8611 मीटर। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि विल्ली विल्ली से क्या अभिप्राय है। विल्ली विल्ली से क्या अभिप्राय है? आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात, भूकंप, अत्युच्च ज्वार, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उन्हीं को हम विली विली कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि अधिकेंद्र शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भूकंप से, वलंदार से, भ्रंशन से, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा भूकंप। भूकंप से ही अब अधिकेंद्र और अपकेंद्र जैसे जो शब्द हैं वो संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और इनमें उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपको पता ही होगा कि सीढ़ीनुमा खेती अधिकतर जो पहाड़ी राज्य हैं वहीं किया जाता है। तो इसमें से आपका जो पहाड़ी राज्य है वो आपका उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, अमर्त्य सेन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा। हमारा अगला सवाल है, किस प्रकार की चट्टानों में खनिज का जमाव परतों में मिलता है? हमारे ऑप्शंस हैं आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारी अवसादी चट्टान है इसी में हमारे खनिजों का जमाव परतों में मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत किससे बनी है? ऑक्सीजन में पराबैंगनी किरणों की क्रिया, ऑप्शन बी है आपका ऑक्सीजन अणुओं का संयोजन, ऑप्शन सी है आपका ऑक्सीजन का उच्च दाब में आना, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है वो विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑक्सीजन अणुओं का संयोजन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? ऑप्शन ए है पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। ऑप्शन बी है वह बिंदु जो ज्वालामुखी प्रणव होता है। ऑप्शन सी है वह बिंदु जहां से भूकंपी तरंगों की तीव्रता घट जाती है। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा, भूकंप की सतह के नीचे सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। मान लीजिए ये आपकी धरती है और यहाँ आपका जो है वो नीचे भूकंप का केंद्र है और जहाँ से उसका विस्फोट होता है ऊपर, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम अपकेंद्र कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं? ऑप्शन आपका है दक्षिणी क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार, हिमालय क्षेत्र और उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि जो छोटा नागपुर का पठार है ये खनिजों से भरपूर है, यहाँ बहुत से खनिज की समृद्धता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है 106 नंबर,
भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अंगूर, सेब, आलू, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में जो कुल्लू घाटी है वो सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, विश्व में सर्वाधिक समुद्री जो व्यस्त मार्ग है, व्यापार मार्ग है, वो कौन सा है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे जो व्यस्त मार्ग है वो हमारा अटलांटिक महासागर का समुद्री व्यापार मार्ग है, जो बहुत ही व्यस्त रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि देवदार के पेड़ विशिष्ट वनस्पति हैं। आपके ऑप्शंस हैं उष्णकटिबंधीय वनों के, शीतोष्ण वनों के, शंकुधारी वनों के, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही विकल्प होगा वो होगा शंकुधारी कोनिफेरस वनों के। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, पंजाब, केरल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सबसे कम जो शिशु लिंगानुपात है वो हमारा हरियाणा में है दोस्तों, हरियाणा में। इसीलिए आपका जो सही विकल्प है वो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तरण की 3 सुस्पष्ट विशेषताएं हैं, जिनमें से कौन सा एक परत या परतों भूपृष्ठ की ऊपर की ओर का सही विन्यास है? एक प्रकार से आपको केवल शब्दों में कंफ्यूज कर रहा है। ये पूछ रहा है कि मतलब पृथ्वी का जो परत है तो वो जमीन मतलब धरती से ऊपर की ओर का सही क्रम क्या है? थर्मोस्फीयर, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, या क्षोभ मंडल, थर्मोस्फीयर, समताप मंडल, या क्षोभ मंडल, समताप मंडल और थर्मोस्फीयर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है हमारा क्षोभ मंडल, समताप मंडल और आयन मंडल। हमारा सबसे पहले क्षोभ मंडल, धरती से के सबसे ऊपर क्षोभ मंडल पड़ेगा। क्षोभ मंडल के बाद जो है हमारा वो फिर हमारा समताप मंडल आएगा, उसके बाद हमारा थर्मोस्फीयर आएगा, जिसे हम आयन मंडल भी कहते हैं। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, और आप सभी को अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए।